क्लास 11th के छात्र छात्राओं के लिए भौतिकी एवं बीमा संबंधी जानकारी आज आपको दी जा रही है। आज के इस क्लास में आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बताने के बाद बीमा की वास्तविकता, बीमा के महत्व एवं बीमा के उपयोग से संबंधित जानकारी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप यह जानें कि फिजिक्स है क्या, भौतिकी क्या है। हमारे लाइफ को सबसे अधिक यदि प्रभावित करती है तो वह भौतिकी। हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, उन तमाम निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो अध्ययन प्रदान करता है वह भौतिकी है। प्राकृतिक घटना, तूफान क्यों चलने लगती है, सुबह एवं सूर्यास्त, सूर्योदय एवं सूर्यास्त की स्थिति, सूर्य के उगने या डूबने, चंद्रमा की कलाएं बढ़ने और धीरे धीरे घटने, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूर्ण भाग, फिर किसी दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग दिखाई पड़ता है। ये तमाम प्राकृतिक घटनाएं भौतिकी से संबंधित है। यदि ग्रहण की बात करते हैं, सोलर या लूनर इक्लिप्स की, तो वह भी एक भौतिक घटना है। बारिश होने की बात करते हैं तो वह भी एक भौतिक घटना है। समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति भौतिक घटना का उदाहरण है। भूकंप का होना भौतिक घटना है। पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होना, ज्वालामुखी का उद्गार होना भौतिक घटना है। अर्थात सभी प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं को भौतिकी के अंदर हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति, खगोलीय पिंडों से संबंधित स्थितियां, वाहनों की गति, सड़क पर गाड़ी दौड़ रही है उसकी जो चाल है, उससे संबंधित जो त्वरण है, ब्रेक लगने के बाद कितनी दूर पर जाकर रुकती है, दुर्घटना होती है तो किस प्रकार, कितना इंज्योर्ड होगा कौन सा बॉडी, इन तमाम तथ्यों का अध्ययन भौतिकी करता है। अर्थात हमारे परिवेश में जितने भी घटनाएं घटित होती है, उन तमाम घटनाओं को एक्सप्लेन करने का दायित्व तो भौतिकी के पास होता है। आप जितने भी मनोरंजन से संबंधित सामग्री का उपयोग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, मोबाइल से संबंधित बात करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती है, या तो फिर जो जिसका हम प्रेक्षण करते हैं, सुदूर स्थान पर क्रिकेट खेल हो रहा है और हम किसी स्थान पर उसका लाइव प्रेक्षण करते हैं, ये तमाम घटनाएं भौतिकी की ही देन मानी जाती है। भौतिकी का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो भौतिकी वास्तव में है क्या? इसके अंतर्गत हम किन किन तथ्यों को जानना अनिवार्य समझते हैं? तो बल्ब मटेरियल जितने सारे हैं, स्थूल पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, उन तमाम तथ्यों का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत होता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थूल पदार्थ के गुण एवं अन्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक पत्थर के टुकड़े का भी अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तो कोई भी प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती है, सुनामी घटित होता है, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिस भी तरह की प्राकृतिक घटना की चर्चा होती है, ये सभी भौतिकी के क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। उल्काओं के बारे में यदि पढ़ते हैं, ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, वो भौतिकी की शाखा खगोल विज्ञान के रूप में जाना जाता है। भौतिकी की शाखा यदि हम समुद्र के विभिन्न स्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, और वो सामुद्रिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। फिर हम जब अध्ययन करते हैं भूगर्भ के बारे में, तो भूगर्भ विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये सभी भौतिकी की ही शाखा है। भौतिकी के अंतर्गत हम खगोल विज्ञान को पढ़ते हैं, ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनोमियल साइंस, खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान, इन तमाम तथ्यों का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत ही करते हैं। अर्थात भौतिकी का क्षेत्र अत्यंत विशाल और व्यापक है। भौतिकी के बारे में और अन्य जानकारी आपको आगे दी जाएगी, लेकिन अभी जो मुख्य रूप से आपको जानना है बीमा के बारे में। भौतिकी की यथार्थता, भौतिकी को सही तरीके से जानने में सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसकी माप से संबंधित अध्ययन, जो बीमा कराता है। हम बीमा के बारे में स्पष्टतः कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि होती है, राशियां जिसकी माप प्राप्त की जा सके, भौतिक राशि के रूप में जानी जाती है। जिसको हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। अब बीमा उन्हीं राशियों में कुछ राशि ऐसी होती है जिसके मूल मात्रक हैं, जिसके व्युत्पन्न मात्रक नहीं होते, जिसके मूल मात्रक होते हैं, जिसके आधारी मात्रक होते हैं। तो 7 राशियां ऐसी हैं जिनके मूल मात्रक हैं, जिनके आधारी मात्रक यानी दूरी, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता और ताप, पदार्थ का परिमाण आदि, ऐसे ये जो 7 आधारी मात्रक हैं, उसकी सहायता से हम अन्य मात्रकों को ज्ञात करते हैं। उसमें बीमा का उपयोग होता है। तो सबसे पहले जानना है भौतिकी क्या है, तो फिर बीमा के बारे में बताया जाएगा। भौतिकी की परिभाषा, फिजिक्स। फिजिक्स इज द branch of science deals about the properties of bulb materials and natural phenomenon।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल पदार्थ के गुण एवं अन्य प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वीमा डायमेंशन किसी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए उसे मूल मात्रक के अर्थात आधारी मात्रक के घात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उस घात को ही बीमा के नाम से जाना जाता है। किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के जिस घात से व्यक्त किया जाता है वीमा कहलाती है। डायमेंशन indicates the power on fundamental unit which represent the unit of any physical quantities। जैसे जब हम वेग भौतिक राशि वेग इसके मात्रक को प्राप्त करते हैं तो वेग हो गया विस्थापन अपॉन टाइम। विस्थापन दूरी, इसके लिए लेंथ, और ये टाइम t, एल टी इनवर्स, ये वेग की बीमा।
गणित में बीमा की चर्चा होती है, घनाभ की कुल कितनी बीमाएं होती है? तो आप उत्तर देते हैं 3। तो 3 उत्तर कहां से आया? एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई के संबंध में। उसमें कुल माप 3 तरह से ज्ञात की जा रही है। एक लंबाई की माप है, एक चौड़ाई की माप है और एक ऊंचाई की माप है। अलग अलग कुल जितने माप हैं वो उसकी बीमा को व्यक्त करेगा। इसके आधार पर जब हम घनाभ में अधिकतम घात की बात करते हैं तो उसके आयतन पर पावर, आयतन को इंडिकेट करने के लिए उसके जो मात्रक हैं घन सेंटीमीटर या घन मीटर होता है, यानी टू दी पावर 3 क्यूब उसके ऊपर पावर के रूप में होता है। तो वो बता रहा है क्यूब जो पावर है वही बीमा है। वो बताता है कि इसके पास कुल कितनी बीमाएं हैं। जब हम क्षेत्रफल की बीमा ढूंढते हैं, कुल कितनी बीमाएं होगी क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में 2 बीमा होगी, आयतन में 3 बीमा होगी, घनाभ में 3 बीमा होगी। अर्थात घनाभ के पास अधिकतम कितने घात वाले पद होते हैं, तो अधिकतम 3 घात वाले पद हैं। उसी तरह हम घन की बीमा भी 3 बताते हैं, घनाभ की बीमा 3 बताते हैं। और जब वृत्त की बीमा की चर्चा होती है तो वृत्त में सिर्फ रेडियस की बात आती है और रेडियस के आधार पर ही उसमें मूल रूप से जो माप प्राप्त होती है, मूल माप, घनाभ की मूल माप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। लेकिन जब वृत्त की मूल माप की बात होगी तो सिर्फ त्रिज्या ही वृत्त की मूल माप है। उसी के आधार पर सभी पदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए वृत्त में कुल कितनी बीमाएं होगी, तो उसका उत्तर 1 होता है। इस प्रकार जब ठोस गोले की बात होगी तो ठोस गोले में एक्स, वाई और जेड ये 3 डायरेक्शन में उसके माप को व्यक्त किया जाएगा। जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को प्लेन पर इंगित करते हैं, प्लेन पर अंकित करना चाहते हैं किसी ज्यामितीय आकृति को, तो कितने अक्ष की सहायता से प्लेन पर उस ज्यामितीय आकृति को दर्शाया जा सकता है, इसी के आधार पर बीमा का निर्धारण किया जा सकता है। तो हम जब त्रिभुज को प्लेन पर दर्शाना चाहते हैं तो एक एक्स की दिशा में और एक वाई की दिशा में 2 तरह के अक्षों की आवश्यकता होती है। यानी एक बैस होता है उसका और एक शीर्ष लंब होता है, ऊंचाई होती है। इस प्रकार त्रिभुज की कितनी बीमा होती है, तो 2। हम समतल पर घनाभ को दर्शाना चाहते हैं तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों की जरूरत पड़ती है। ठोस गोले को हम समतल पर दर्शाना चाहते हैं तो एक्स, वाई और जेड 3 अक्षों को दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो ठोस गोले की बीमा 3 होगी, परंतु वृत्त की बीमा 1 होगी। और इसके आधार पर हम अन्य ज्यामितीय आकृतियों की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो भौतिकी में बीमा का तात्पर्य है और ज्योमेट्रिकल आकृति में जो बीमा है
दोनों लगभग एक जैसा है, समान है। समझने की जरूरत यहां यह है कि जो घात भौतिकी की जो राशियां होती है, भौतिकी के नियम के अनुसार उसकी माप की जाती है, और मात्रक जो होते हैं, जो आधारी मात्रक हैं, जो फंडामेंटल यूनिट है, उसी की सहायता से सभी व्युत्पन्न मात्रकों को खोजा गया। तो जितने भी भौतिक राशि हैं, सब की बीमा का बेस आधारी मात्रक ही प्रदान करता है। जब हम MLT विद्युत धारा की बात करेंगे, A या I, तो 1, ये 2, ये 3, फिर यहां 4 विद्युत धारा। विद्युत धारा A से या तो I से एंपियर होता है, इंडिकेट किया जाता है A या I से। फिर ताप के लिए केल्विन बीमा के रूप में प्रयुक्त होगा। पदार्थ का परिमाण मोल, और ज्योति तीव्रता से D, कैंडल। तो बीमा क्या है? किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के जिस घात से व्यक्त किया जाता है, बीमा कहलाती है। डायमेंशन इंडिकेट्स द पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट विच रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब हम वेग की जो बीमा यहां हमने पाया, इसी तरह त्वरण, एक्सीलरेशन, मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को L रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, यानी मीटर दूरी है, ये L से इंडिकेट हो रहा है, और अपॉन T स्क्वायर, LT इनवर्स 2, ये बीमा है त्वरण का। इस प्रकार जब हम फोर्स की बात करते हैं, बल, F इज इक्वल टू ma, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा m, और A की बीमा यानी त्वरण की बीमा LT इनवर्स 2। तो बल के लिए बीमा क्या हो गया? MLT इनवर्स 2। द्रव्यमान यानी मास, मात्रक किलोग्राम, और बीमा वाला जो अक्षर यूज होगा वो M। दूरी के लिए लेंथ है, ये मीटर, और बीमा के लिए जो यूज होगा वो L। समय, टाइम, मात्रक सेकंड है, बीमा के लिए यूज होगा T, इसका M यूज हो गया, इसका L यूज हो गया, इसका T यूज हो गया। जब हम ताप की बात करेंगे, केल्विन होगा, यूज होगा K। जब हम विद्युत धारा की बात करेंगे, विद्युत धारा मात्रक है एम्पियर,
ये यूज होगा ए या तो फिर आई। पदार्थ के परिमाण में मोल यूज होता है। इस प्रकार इसकी सहायता से ही हम बीमा ज्ञात करते हैं। बीमा में समघातता का सिद्धांत का उपयोग होता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज होता है। इसके पहले बीमीय समीकरण जानना है। बीमा के बाद बीमीय समीकरण। अभी जैसे हमने त्वरण की बात की, त्वरण को सूचित किया जाता है ए से, और इसकी बीमा है LT इनवर्स 2। तो यह एक बीमीय समीकरण है। जब हम चाल या वेग की बात करते हैं, इसकी बीमा है LT इनवर्स 1। यह भी बीमीय समीकरण है। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने वाले पद एवं उसकी बीमा के बीच बराबर का एक संबंध दर्शाया जाता है, और इस प्रकार जो व्यंजक प्राप्त होता है उसी को बीमीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। वैसा समीकरण, बीमीय समीकरण की परिभाषा लिख रहे हैं, वैसा समीकरण जो भौतिक राशि को व्यक्त करने वाले पद तथा उसकी बीमा के बीच समानता के संबंध को बताता है। बीमीय समीकरण कहलाता है। An equation expressed the relation of equality between the term of physical quantity and their dimension is called डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? तो कोई भी भौतिक राशि है, उसको जिस टर्म से व्यक्त किया जाता है, जैसे त्वरण को स्मॉल a से व्यक्त किया जा रहा है,
फोर्स को F से व्यक्त किया जा रहा है। हम यहां फोर्स लिखते हैं F और इसकी बीमा MLT-2 इनवर्स 2। तो यह एक समीकरण हुआ। समीकरण का तात्पर्य ही है बीच में इक्वलिटी का सिग्न होना चाहिए, बीच में समानता का प्रतीक होना चाहिए। तो बीच में समानता का प्रतीक है तो वो समीकरण है, समानकरण समीकरण, समानता का चिन्ह है बीच में। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी का टर्म है और एक तरफ उसका डायमेंशन है और दोनों के बीच बराबर का चिन्ह है, तो इसको हम विमीय समीकरण कहेंगे। विमीय समीकरण यहां भी है, ये वेग या चाल को व्यक्त कर रहा है और इसकी बीमा निरूपित की गई है, बीच में समानता का चिन्ह प्रदर्शित किया गया है। तो यह समीकरण विमीय समीकरण को व्यक्त कर रहा है। इधर त्वरण है, त्वरण ए से सूचित हो रहा है और उसकी बीमा LT इनवर्स 2 है, दोनों के बीच समानता का प्रतीक है, तो यह भी विमीय समीकरण को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार ये विमीय समीकरण के एग्जाम्पल हो गए। अब बीमा का उपयोग क्या है? तो सबसे पहला उपयोग है कि किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच बीमा के द्वारा की जाती है। बीमा का उपयोग या बीमा का महत्व, बीमा का महत्व, यूजेज और सिग्निफिकेंस, यूजेज कह सकते हैं या तो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन। सूत्र की सत्यता की जांच यानी वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला बीमा करेगा। कैसे करता है? कोई सूत्र, जैसे एक सूत्र है S = UT प्लस हाफ AT²। आप इस सूत्र को पहले से जानते हैं। अब इसकी सत्यता, ये फॉर्मूला सही है या नहीं, इसकी जांच बीमा करेगी। तो कैसे करती है? S क्या है? विस्थापन या दूरी है। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक मीटर और उसकी बीमा L, यहां भी हम लिखे थे बीमा L। U प्रारंभिक वेग, इसका मात्रक, वेग का मात्रक LT इनवर्स, फिर T टाइम, इसका मात्रक T, फिर प्लस हाफ A त्वरण, इसकी बीमा LT इनवर्स 2, फिर ये T टाइम स्क्वायर। अब हम यहां ये T है, ये T इनवर्स है, कट गया।
फिर यहां है हाफ, यहां टी स्क्वायर टी इनवर्स 2, फिर यहां एल। इस प्रकार ये 3/2L और फिर इधर L। 3/2 यह संख्या है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो इधर की बीमा L है, लेफ्ट की बीमा L, और ये राइट इसकी बीमा L। तो दोनों तरफ की बीमा समान हो जाती है। ये बता रहा है कि दिस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन हो गया, यह फॉर्मूला सही है। तो किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच बीमा की सहायता से की जा सकती है। कोई दूसरा सूत्र इसी तरह यदि हम लेते हैं, F = ma, इस फॉर्मूला को भी आप पहले से जानते हैं। F अभी हम बताए थे MLT इनवर्स 2 बीमा है, M है, A दोनों तरफ बराबर आ गया, सूत्र की सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार बीमा का सबसे पहला उपयोग है, किसी भी फॉर्मूला को हम आसानी से जांच कर सकते हैं बीमा की सहायता से। इसके अलावा अब जो दूसरा उपयोग है वह है एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना। मात्रक की पद्धति आप जानते हैं, MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, FPS पद्धति है। तो एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर देना है। बीमा आसानी से एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदल सकता है। मात्रक की एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना। Interchanging of the unit system of unit। एक उदाहरण देते हैं, G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हैं इसको। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है, ये एवरेज वैल्यू है। अब इसको FPS पद्धति में बदलेंगे तब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। एक पद्धति के मान को N1 मानते हैं और उसके लिए M के वैल्यू को M1 मानते हैं, उसके लिए L के वैल्यू को L1 मानते हैं, उसके लिए T के वैल्यू को T1 मानते हैं। विशेषकर MLT से ही निकाला जाता है। जहां विद्युत धारा की बात होगी वहां हम एम्पियर I या A लगाएंगे, जहां ताप की बात होगी वहां केल्विन लगाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर MLT। यह फॉर्मूला याद रखना है। अब N2 M2 L2 T2।
1 एक पद्धति, यहां भी 1 एक पद्धति, यहां भी 1 एक पद्धति, यहां भी 1 एक पद्धति, सब जगह 2 दूसरी पद्धति को इंडिकेट करता है। जिस पद्धति को हमको ज्ञात करना है, जो दिया हुआ है वो पहली पद्धति है और जो निकालना है वो दूसरी पद्धति। तो निकालना रहेगा हमेशा दूसरी पद्धति, जो निकालना रहेगा वो दूसरी होगी, मतलब n2 का मान होगा। n2 इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2 इज इक्वल टू n1 फिर m1 L1 T1। तो जब हम N2 निकालना चाहेंगे N1 होगा और N1 के बाद M1, यहां फिर M2 L1 फिर L2 T1 फिर T2। सबके लिए यह फॉर्मूला है। जहां MLT की चर्चा हो वैसा सूत्र, वैसी भौतिक राशि जहां MLT का उपयोग हो, जहां धारा की बात होगी वहां हम I1 भी लगाएंगे, I1 यूज करेंगे, इधर I2 यूज करेंगे। जहां ताप की बात होगी वहां एक तरफ K1 यूज करेंगे, दूसरी तरफ K2 यूज करेंगे। अब चूंकि इसमें हमको चेंज करना है, बदलना है, तो अभी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है, यानी N1 का मान दिया हुआ है 9.8। हमको N2 का वैल्यू ज्ञात करना है और N1 के फॉर्म में सारा मान है। N1 M1 L1 T1 ये MKS पद्धति में है और इसको CGS पद्धति में ले जाना है तो CGS के लिए ये लगाना होगा, FPS में ले जाना है तो FPS में लगाना होगा। N2 is equal to N1 M1 M2 फिर L1 L2 और फिर T1 T2। इसमें यानी त्वरण में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m का वैल्यू, यहां ये वैल्यू और यहां इसका उपयोग होता है। ये कैसे हम जानेंगे? तो ये त्वरण है, त्वरण की जो बीमा होती है, त्वरण की बीमा A की बीमा और G की बीमा एक ही होगी क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण की बीमा LT इनवर्स 2। इसमें M प्रेजेंट नहीं है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बीमा है, यानी L एक घात है, T के पास -2 घात है, तो T के पास -2 घात दे दिए, L के पास 1 घात है दे दिए, और M यहां है नहीं, तो जो नहीं है उसके घात को हम 0 बैठाएंगे। अब ये N2 हो गया, यहां N1 हो गया, जहां 0 घात होगा वहां उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब L1 का मतलब मीटर, 1 मीटर।
और L2 का मतलब फुट है, 1 फुट। फिर इधर T1 1 सेकेंड है और T2 भी सेकेंड है। ऐसा क्यों? इसलिए कि पहला मात्रक क्या था? पहला मात्रक क्या था? MKS, और दूसरा मात्रक क्या है? N2। बदलना है FPS, MKS को FPS में बदलना है। CGS में बदलना होता तो हम यहां सेंटीमीटर लिखते, तो हमको फुट में चेंज करना है। तो ये K क्या है? किलो, और P क्या है? पौंड, द्रव्यमान। द्रव्यमान 1 हो चुका है, इसका हमको कोई यूज नहीं है। सेकेंड दोनों में है, तो दोनों जगह हमने सेकेंड डाला। और दूरी यहां मीटर में मापी जाती है, तो 1 जहां था, 1 मतलब जो मेरे पास है, और 2 का मतलब जो हमको निकालना है। तो जो निकालना है वो फुट, तो L2 के जगह पर हम फुट डाल दिए, और L1 वो मीटर हो गया। अब यहां हमको जो N2 का वैल्यू चाहिए, N1 का मान कितना है? तो 9.8, 9.8 है। 1 छोड़ते हैं, 1 का कोई अर्थ नहीं है। अब 1 मीटर है, उसको फुट में बदलना है। यदि फुट को मीटर में बदलना होता तो फुट ऊपर रहता, तो चेंज करेंगे मीटर को फुट में। मीटर को फुट में कैसे चेंज किया जा सकता है? तो 1 मीटर यदि 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर है, इसको हम 100 सेंटीमीटर मानते हैं। ये अभी सेंटीमीटर हुआ, पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तब फुट पर जाना आसान होगा। फुट में बदलना है, यहां हम 1 फुट ही रहने दिए, और इधर सेकेंड, सेकेंड पावर 1 ही है दोनों जगह, तो वो कट गया, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, या तो फिर हम 1 लिखते हैं। यहां 9.8 हो गया। अब देखना है 12 इंच बराबर 1 फुट, यानी 1 फुट को हम 12 इंच लिखते हैं। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 30.4 12 25 60 64 30.48 सेंटीमीटर हो गया। 1 फुट में 12 इंच सब लोग जानते हैं, और 1 इंच में 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो हम इंच बना लिए और इंच को फिर सेंटीमीटर में बदल दिए, तो 30.48 सेंटीमीटर में 1 फुट हो गया। अब यहां लिखते हैं 30.48 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट, इसलिए 1 सेंटीमीटर 1 फुट बटे 30.48, और 100 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो 1 फुट बटे 30.48 गुना 100, मतलब 100 बटे 30.48 फुट हो जाएगा।
तो यहां हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 100/30.48 फुट, और यहां पहले से 1 फुट लिखा हुआ है। फिर यहां 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां 1, यहां 2, 1 बढ़ेगा। 981, ये 0003048 भाग देने से जो मान आता है, डिवीजन से जो भी वैल्यू प्राप्त होगा, वह वैल्यू N2 का मान होगा। तो 98003048 इतना फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। इसमें भाग देने की जरूरत है, 32 पॉइंट समथिंग आता है। भाग देके खुद से देखा जा सकता है, N2 का वैल्यू इसमें निकल जाएगा। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह जब FPS में रहेगा तब उसका मान कितना होगा, यह पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये इसी सिस्टम से निकाला जाएगा और इसमें डिवीजन के बाद यह वैल्यू क्रिएट होता है, यह वैल्यू आ जाता है। अब बीमा का जो तीसरा उपयोग है, पहला उपयोग था एक मात्रक को पहला उपयोग था सूत्र की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा उपयोग था एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल देना। मात्रक की पद्धति MKS को CGS में, CGS को MKS में या फिर FPS में, ये 3 जो पद्धतियां हैं उसमें इंटरचेंजिंग हम बीमा की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा सूत्र को इवैल्यूट भी किया जाता है। यह तीसरा उपयोग है कि सूत्र को प्राप्त कर बीमा की सहायता से किया जाएगा। अब यह बीमा की सहायता से जो सूत्र प्राप्त किया जाता है उसमें समघातता के सिद्धांत का भी पालन होता है। तो किसी भौतिक राशि के सूत्र को ज्ञात करना, यह तीसरा उपयोग है बीमा का। भौतिक राशि के सूत्र को ज्ञात किया जाता है। इवैल्यूशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, इवैल्यूशन ऑफ फिजिकल फॉर्मूला भौतिक राशि की सहायता से निकाली जाएगी। जैसे T, अभी एक सामान्य सूत्र ही, जैसे त्वरण, इसके लिए
इसका जो मात्रक निकाला गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बटे जी, ये ज्ञात किया जाता है, आवर्तकाल का सूत्र है। या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का फॉर्मूला है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, इसमें होमोजेनिटी थ्योरी का उपयोग होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत थोड़ा सा बड़ा है। अब इससे आगे इसका वैल्यू 32.15 फुट पर सेकेंड स्क्वायर बता रहे थे, लगभग 32 आता है। तो ये 32.15 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, जहां हम याद रखे हुए हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां हमको यह भी याद रखना चाहिए 32.15 फुट पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का यह मान है एफपीएस पद्धति में। तो हम आसानी से किसी पद्धति से दूसरे पद्धति में जा सकते हैं। बीमा के उपयोग के बारे में अभी तक हमने 2 यूज को क्लियर किया, फिर तीसरे जो उपयोग हैं उस उपयोग से पहले होमोजेनिटी थ्योरी को जानना है। नेक्स्ट क्लास में, चूंकि इससे अब थोड़ा सा बड़ा होगा वो, और नेक्स्ट क्लास में हम समघातता के सिद्धांत की जानकारी देंगे और बीमा के महत्व के बारे में, तीसरे महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको जो 2 बताया गया, इसमें इंटरचेंजिंग जो हुआ, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने से संबंधित और किसी सूत्र की सत्यता की जांच से संबंधित, यानी ये 2 तरह के न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिलेंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी जटिलता इसमें रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर करना है। आवश्यकता होगी तो मैं दूसरे तरीके से पुनः बीमा के बारे में अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।